नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का थ्योरिकल क्लास जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये इसमें सभी आपके इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा में अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं हम। आज हमारा जो टॉपिक है महाजनपदों के बारे में। कौन कौन से महाजनपद थे जो अपने भारत में और बिहार के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए, तो उनके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। और जो भी मेरे नए दोस्त इस क्लास से जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ओपन कर लें, जिससे मेरी जो भी क्लास पड़ेगी आपको तुरंत मिल जाएगी। और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं महाजनपद के बारे में आज की क्लास में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगंतुर निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और 16 महाजनपदों में सबसे ज़्यादा वर्तमान में अगर देखें तो 8 महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में है। और 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। ठीक, अब बात करें इसमें वज्जी, मतलब बिहार के जो प्रसिद्ध महाजनपद थे उसमें वज्जी लिच्छवी ये सबसे बड़ा महाजनपद था। इसमें वैशाली मुजफ्फरपुर क्षेत्र आता था। और मगध बात करें दूसरा, पटना गया नालंदा क्षेत्र इसमें। और अंग जो इसकी राजधानी चंपा थी, भागलपुर मुंगेर क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। सबसे बड़ा अगर पूछे तो वज्र लिच्छवी था। इसमें वैशाली मुजफ्फरपुर के क्षेत्र ज़्यादा भारी है तो ये आता था। अब बात करें वज्र संघ महाजनपद के बारे में, तो वज्र संघ 8 राज्यों का संघ था। इसे अष्टकुल कहा जाता था। और वज्र, लिच्छवी, ज्ञात्रक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। वज्र संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। ठीक, याद रखना कि वज्र में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कौन था, तो लिच्छवी जनपद। आगे बात करें लिच्छवी की, तो लिच्छवी की राजधानी क्या थी, तो वैशाली थी। और वैशाली नगर की स्थापना किसने किया, तो राजा विशाल सिंह ने की थी। इसको याद रखना, क्योंकि कभी कभी प्रश्न अगर पूछ ले कि वैशाली नगर की स्थापना या संस्थापक कौन था, तो राजा विशाल। आगे बात करें लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्र संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। अगर पूछ ले विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन सा था, तो ये वज्र संघ लिच्छवी को माना जाता है। आगे बात करें मगध महाजनपद के बारे में, तो मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी गिरिव्रज या राजगिरा थी। और यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का जो विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। और मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। अगर पूछ ले कि मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन कहाँ मिलेगा सर्वप्रथम, तो ये आपका अथर्ववेद में मिलेगा। और इसके रचयिता अथर्व ऋषि हैं। ठीक, सबसे बाद में यही वेद रचा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अंग महाजनपद के बारे में। तो अंग महाजनपद का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो ये भागलपुर एवं मुंगेर के बीच में था। और इसकी राजधानी अभी मैंने बताया चंपा थी। अंग के अंतिम शासक कौन थे, ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। ठीक, और मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश के बारे में बता दें, तो मगध की स्थापना जो है बृहद्रथ ने की थी। और बृहद्रथ का पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक, और जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। आप देखे होंगे महाभारत में, तो ये उन्हीं की कहानी है। फिलहाल इनको ज़्यादा नहीं दिखाया जाता, पर इस जरासंध की कहानी तो आप लोग देखे होंगे, जिसमें भीम से युद्ध होता है। और श्री कृष्ण मतलब इसके मारने के कारण बताते हैं भीम को कि कैसे मारे, क्योंकि इसको मतलब जब इसकी टांगे फाड़ के फेंकते हैं भीम, तो दोनों मतलब एक इधर बहाते हैं और एक इधर बहाते, तो ये क्या होता था, इसके दोनों पैर फिर से जुड़ जाते थे। तो बाद में श्री कृष्ण एक पत्ती लेते हैं और उसके 2 भाग कर देते बीच से, फिर एक को इधर बहाते एक को इधर बहाते, उल्टा कर देते हैं। तो इस वजह से इसका जब शरीर एक दूसरे के विपरीत हो जाता तो इसका शरीर नहीं जुड़ता था। तो ये कहानी फिलहाल थी। अब भगवान जाने इसमें क्या सही है क्या गलत है, तो उसी की कहानी का ये है सार। तो पराजित कर उसको वध कर देता और इसका वर्णन जो महाभारत में मिलता है, ये देखो दिया हुआ है ना डायरेक्टली। और मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो राजगिरा थी। और 5 पहाड़ियों से घिरा एवं सुरक्षित क्षेत्र था। मगध जो है उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। और बृहद्रथ
वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रिपुंजय था। अगर पूछ ले बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक तो रिपुंजय था। नेक्स्ट बात करते हैं हर्यक वंश की। तो इसका जो समय था 544 से 412 ईसा पूर्व में था। और इस वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। 544 ईसा पूर्व में इसने स्थापना की और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक। और बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया। और इसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी और इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। ठीक। आगे बात करें उसकी दूसरी पत्नी कौन थी? तो चेल्लना या चिल्हना के नाम से जाना जाता है। चिल्हना जो है लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी, ये भी याद रखना इसको। ठीक। इसकी तीसरी पत्नी थी क्षेमा, पंजाब के मध्य की राजकुमारी थी। और बिंबिसार ने अवंत के शासक चंड प्रदोत के साथ मैत्री संबंध बनाया। बिंबिसार ने चंड प्रदोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक। तो कभी कभी पूछ लेते जीवक जो राजवैद्य था ये किसके दरबार में था? तो बिंबिसार के दरबार में रहता था। ठीक। और बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु, सभी लोग इससे परिचित होंगे, अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु का समय अगर बताएं तो 492 से 460 ईसा पूर्व। बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना और उसका वास्तविक नाम कुणिक था। ठीक। पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने पिता की अपनी हत्या कर दी थी ना बिंबिसार की। आगे बात करें बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया था। ठीक। आगे बात करें कुछ और इधर डिटेल नीचे। बाद में अजातशत्रु का जो विवाह है वो प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हुआ था। ठीक। और अजातशत्रु ने वज्र संघ एवं मल्लों को पराजित किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपाणी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन इसने किया था। ठीक। 483 ईसा पूर्व में महा कश्यप के अध्यक्षता में। आगे बात करें सिंघल अनुसूचित के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। तो उदयन किसका पुत्र था? ये अजातशत्रु का पुत्र था। और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की अपने पिता और उदयन ने अजातशत्रु को टपका दिया। ठीक। तो एक दूसरे को मार मार के आगे बढ़ते रहे। तो उदयन या उदायन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बसाई थी। पाटलिपुत्र का संस्थापक पूछ लेते हैं कभी कभी, तो उदयन था। गंगा सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित किया था इसने। ठीक। आगे बात करें उदयन के 3 पुत्र हुए, कौन कौन से? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था, कभी कभी पूछ लेते हैं प्रश्न में, तो अंतिम शासक नागदशक। आगे बात करें शिशुनाग वंश की स्थापना 412 से 344 ईसा पूर्व में इसकी हुई थी। और शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की और शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया था। अगर कभी पूछे प्रश्न में कि शिशुनाग ने राजधानी किसे बनाया तो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिलाया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। आगे बात करें 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध की का शासक बना और पुराणों में उसे काकवंड के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे आपके एग्जाम में कभी कि कालाशोक को अन्य किस नाम से जाना जाता तो ये काकवंड के नाम से जाना जाता, वो भी पुराणों में। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई थी। कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था। ठीक। कालाशोक के बाद तीसरी जो बौद्ध संगीत हुई अशोक के समय हुई और चौथी कनिष्क के समय में हुई थी। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन था, ये भी याद रखना। आगे बात करें नंद वंश की। इसकी स्थापना जो 344 से 321 ईसा पूर्व का समय है इसका। तो महापद्मनंद जो नंदवंश का संस्थापक था शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंदवंश की स्थापना की। और महापद्मनंद ने एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की। अगर आपके एग्जाम में एकराट या एक छत्र की उपाधि पूछे किससे संबंधित है तो महापद्मनंद से। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है और पुराणों में उसे परशुराम का तीसरा अवतार भी बताया गया। ठीक। परशुराम का तीसरा अवतार किसे? तो महापद्मनंद को
माना गया। ठीक, और नेक्स्ट है अभी, और महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार जो है महापद्मनंद के समय में हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्मनंद के समकालीन थे। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पाणिनि किसके दरबार में यानी किसके समकालीन थे, तो महापद्मनंद के समकालीन था। ठीक, और इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद था। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। और नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। और घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। ठीक, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी, और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक, अगर ये कौन घनानंद अगर इसकी बेइज्जती न करता चाणक्य की, तो इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य न करता। ठीक, तो आज के लिए फिर इतना ही, और कल हम आपको मौर्य वंश के बारे में बताएंगे, इससे संबंधित जो प्रमुख राजा थे और उनका शासनकाल कैसे कब तक चला, तो उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और क्लास अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अगली मेरी क्लास होगी यूपीजीएस, यानी जो भी स्टूडेंट शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड, जूनियर असिस्टेंट, पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से आपका इम्पॉर्टेंट होता है यूपीजी के, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए विशेष अभी हमारी अगली क्लास होगी उत्तर प्रदेश से, थ्योरिकल क्लास है। तो आप लोग पढ़ना ना भूलें, देखना ना भूलें। तो बाय सभी को, तब तक के लिए थैंक्स।